नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बेसिक पार्ट हमने कर लिया था, लगभग 20 वीडियो मैंने डाले हैं बेसिक पार्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर आधारित। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को साथ में नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो केवल एलसीएम पर रहेगा। उसके बाद हम एचसीएफ पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को मर्ज करके उसके बाद तीसरे पार्ट में एलसीएम एचसीएफ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ में जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एलसीएम या लेसेम। एलसीएम की फुल फॉर्म होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा या सबसे कम। सबसे छोटा। कॉमन को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ। वैसे आप कॉमन भी समझते होंगे, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। तो अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो फुल फॉर्म बन जाएगी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, अब देखिए हमें पता है लिस्ट सबसे छोटा ढूंढना है। उभयनिष्ठ भी हम समझाते हैं, जो कॉमन आता है 2, 3, 4, 5 संख्याओं में से जो कॉमन हो, ठीक है, वो आपका उभयनिष्ठ होता है, यानी जो सब में मौजूद हो वो उभयनिष्ठ या कॉमन है। अच्छा, मल्टीपल हमने पहले पढ़े थे, फैक्टर्स और मल्टीपल का एक वीडियो बनाया, उसमें हमने मल्टीपल पढ़े थे। मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 7 के मल्टीपल बताइए, तो 7, 14, 21, 28 ये 7 के मल्टीपल होते हैं। यानी 7 को अगर आप प्राकृत संख्याओं से गुणा करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गुणा करते हैं, तो जो संख्याएं आती हैं वो इसके मल्टीपल होंगी। किसी भी संख्या को अगर आप प्राकृत संख्याओं से गुणा करते हैं तो जो संख्याएं आती हैं वो उसके मल्टीपल होती हैं। ठीक है, इसका मतलब मल्टीपल जो होते हैं किसी भी संख्या के, वो या तो संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से बड़े होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आते ही आप ये समझ जाइए कि एलसीएम जो है वो संख्या से बड़ा होगा हमेशा, या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। ठीक है, किसी भी संख्या या एक से ज्यादा संख्याओं का एलसीएम या तो संख्याओं के बराबर होगा या संख्याओं से बड़ा होगा, कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इस डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भाई लेसेक क्या होता है। इससे पहले थोड़ा ये बता देता हूं मैं, लेसेक का फुल फॉर्म क्या होती है। लेसेक की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम का मतलब वही सबसे छोटा, और समापवर्ती का मतलब उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, इसका इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, दोनों इस तरीके से आप इनको एक्सपेंड करके या इनकी फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं, या इस नाम को और हम स्पष्ट रूप में समझना चाहते हैं कि भाई किस तरह से ये मल्टीपल का क्या मतलब है, कॉमन क्या है और क्या हम ले सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 संख्याएं ली हुई है। ठीक है, कोई भी 2 संख्याएं आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 12 लिया और एक लिया मैंने 15। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का एलसीएम मुझे ढूंढना है। तो मुझे केवल इतना पता है कि एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल ढूंढूंगा। पहले सबसे पहले क्या करना है, इनके मल्टीपल ढूंढने या गुणज ढूंढने आपको। तो 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो खुद 12 होगा, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ये 12 के मल्टीपल है। ठीक है, आगे और भी ले सकते हैं आप, मैंने 10 लिखे हैं। ऐसे ही अगर 15 की बात करें तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, ये 15 के मल्टीपल है। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीपल ढूंढ लिए। ठीक है, मल्टीपल या गुणज क्या है, तो ये इनके गुणज है दोनों संख्याओं के। अब मुझे ढूंढना है उभयनिष्ठ, यानी जो गुणज है वो क्या होने चाहिए, उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो देखने है ना।
तो दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? देखो एक तो 60 आ रहा है, 60 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 120 दोनों में आ रहा है। ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये देख लिया कि ये कॉमन है इसके अंदर, ऐसे ही कुछ और आ जाएंगे आगे। अब मुझे क्या बोला है, उभयनिष्ठ गुणज तक हमने देख लिया। अब हमें बोला है कि सबसे छोटा भी लेना है, मतलब मुझे तीनों का मिलाकर चेक करना है। तो उभयनिष्ठ गुणज वो भी सबसे छोटा, तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये सबसे छोटा है। ये कुछ उभयनिष्ठ गुणज है 60, 120 वगैरह, इनमें सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? तो 60, ये सबसे छोटा है इनमें से। तो ये आपका क्या होगा, 12 और 15 का एलसीएम होगा। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम होगा, यानी सबसे छोटा कॉमन गुणनखंड या सबसे छोटी वो संख्या, कॉमन संख्या दोनों में जो दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है, जो दोनों का मल्टीपल हो। अगर 3 है तो फिर तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, 4 है तो चारों में कॉमन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज तो यहां से मुझे क्लियर है कि मैं 12 का भी मल्टीपल देख रहा हूं और मैं 15 का भी मल्टीपल देख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ऐसी संख्या ढूंढ रहा हूं जिसमें 12 का भाग भी पूरा लगेगा और 15 का भाग भी पूरा लगेगा, ठीक है। दोनों के मल्टीपल है, इसका मतलब दोनों का भाग पूरा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं एलसीएम को कि एलसीएम, अगर मान लीजिए आपको कुछ संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो वो जो एलसीएम होता है वो उन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली एक संख्या होती है, मतलब उसमें उन सभी संख्याओं का भाग पूरा लगेगा। जैसे यहाँ 60 में 12 और 15 दोनों का भाग पूरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन 60 एलसीएम जो 60 आ रहा है वो अकेला ही तो ऐसी संख्या नहीं है ना जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग पूरा लग रहा हो। 120 भी है, ऐसे ही आगे आप चलेंगे तो 180 भी आएगा, 240 भी आएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी जिसमें 12 और 15 का दोनों का एक साथ भाग लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब एलसीएम वो संख्या तो है जिसमें दोनों का भाग एक साथ लगेगा, लेकिन उन संख्याओं में से सबसे छोटी भी है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं तो बहुत सारी है जिसमें 12 और 15 का भाग दोनों का एक साथ लगेगा। 60, 120, 180, 240, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें 15 और 12 दोनों का भाग लगेगा, लेकिन एलसीएम क्या है? एलसीएम उनमें सबसे छोटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग पूरा लगता हो। इसका मतलब आपको 12, 15 का एलसीएम निकालना है। ऐसे ही कोई और संख्या भी ले सकता है, 20, 25, 30, मान लीजिए 3 संख्याएं ले ली। आपसे पूछा कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 20, 25 और 30 तीनों का भाग लगता हो, मतलब आपको तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा लगता है। ध्यान रखेंगे, एलसीएम ही एकमात्र संख्या नहीं है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा लगता है, बल्कि बहुत सारी संख्याएं आगे हो सकती है जिसके अंदर दी गई संख्याओं का भाग पूरा लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एलसीएम तो सबसे छोटी है, इससे बड़ी और भी काफी संख्याएं हो सकती है जिनमें कि इनका भाग जो है वो पूरा लग सकता है 12 और 15 का, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और हमें याद रखनी है, हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि भाई एलसीएम तो पहली संख्या होती है जिसमें सबका भाग लगता है, ठीक है। एलसीएम के गुणा में आने वाली, आप ध्यान से नोट करें तो 60 का दुगुना ये है, 3 गुना ये है, 4 गुना ये है। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम का जो गुणज होता है, यानी एलसीएम के गुणा में आने वाली जो संख्याएं होती है वो भी क्या होती है? इन संख्याओं से या दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाज्य होती है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं जिनमें कि इन संख्याओं का एक साथ दोनों का भाग लगेगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है। तो सबसे छोटी पूछे तो क्या होगी? एलसीएम होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि केवल एलसीएम ही होगी, बहुत सारी होंगी। और वो बहुत सारी हम कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम को दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना भी गुना हम करेंगे वैसे वैसे और संख्याएं निकलती जाएंगी। तो अभी हमने जो 2 चीजें हमने पढ़ी उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाज्य होती है, और दूसरा एलसीएम के सभी गुणज भी दी गई सभी संख्याओं से हमेशा भाज्य होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं का एलसीएम जो होता है उसको अगर हम किसी कांस्टेंट संख्या k से गुणा कर दें, जहां पे k क्या होगा?
k बराबर होगा 1 2 3, यानी कोई प्राकृत संख्या होनी चाहिए, क्योंकि हम एलसीएम का मल्टीपल ही तो ले रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम को अगर आप किसी संख्या k से गुणा कर दें तो भी वो उन दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाज्य रहेगा। अब ये k की वैल्यू जो होती है ये हमें क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भाई k की वैल्यू हम किस तरह सेट करते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम को किसी भी प्राकृत संख्या से अगर गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, दी गई सभी संख्याओं से भाज्य रहेगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज एलसीएम के सारे क्वेश्चंस में होगा। आगे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। हर बार k की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी सेम एलसीएम इंटू के इस तरह से ही चलेगा। ठीक है, वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि k की वैल्यू या k का जो मान है वो निकालना कितना इंपॉर्टेंट होता है या इसके बारे में हमें पता होना कितना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अपना एलसीएम ज्ञात करने की विधि या एलसीएम ज्ञात करने के मेथड्स क्या क्या हैं। और सबसे पहला मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है अभाज्य गुणनखंड मतलब संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में मान लीजिए कि 3 संख्या है, मान लीजिए 24, 30 और 36 3 संख्या है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको मैं पहले बता चुका हूं वीडियो में, तो आप देख लीजिए। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट ही करें। ठीक है, वैसे डायरेक्ट हो जाएंगे, संख्याएं ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन में पूरा करके बता देता हूं इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए इनके, इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड किए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 24 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। और 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इनका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो जो आप कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं हाईएस्ट पावर के साथ में वो आपको लेने। देखिए नाम लिस्ट होता है लेकिन पावर हाईएस्ट कॉमन लेनी होती है ताकि सब संख्याओं का भाग उसमें लग जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आधार में आ रही हैं। जैसे यहाँ आधार में 2 और 3 आ रहा है, यहाँ 2 3 5 आ रहा है, यहाँ 2 और 3 आ रहा है। तो 2 और 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं बेस में आ रही हैं। अगर हम मिलाकर देखें सब में तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रही है बेस में, आधार में। तो आप क्या करेंगे, 2 लेंगे सबसे पहले, फिर 3 भी लेंगे, फिर 5 भी लेंगे। जो जो बेस आ रहा है वो सारी लेनी पड़ेंगी आपको। अब क्या करना है, इनकी पावर ढूंढनी है। पावर क्या करेंगे, जो हाईएस्ट है वो लेंगे, चाहे वो किसी में भी हो ना, हाईएस्ट पावर जो भी दिखे वो देख लो। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, सब में अगर देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3, तो यहाँ से 2 की पावर 3 ले लेंगे। फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो 1 और 2, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2, इसका मतलब 2 ले लेंगे यहाँ से। 5 की पावर अगर देखें तो 5 की पावर 1 ही है हाईएस्ट, ठीक है, तो 1 ले लेंगे। इनको गुणा कर देंगे तो ये 8 गुणा 9 72, ठीक है, और 72 गुणा 5 तो 360। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जितने भी अलग अलग टाइप की संख्याएं यहाँ आधार में दिखती है सारी लिखो और हाईएस्ट पावर लगा दो सब पे, जो भी उनकी हाईएस्ट पावर नजर आ रही है वो लगा दो, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये सीजीएल मेंस में आया था 2018 में। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का 1728 और k का एलसीएम 5184 है, तो k के कुल कितने मान संभव है। इस तरह के जो क्वेश्चन जिनमें आपको एलसीएम दिया जाए और कोई एक संख्या पूछी जाए, एलसीएम या एचसीएफ भी देगा, आगे हम एचसीएफ लेके भी करेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन एलसीएम पे है।
तो जिसमें आपको कोई संख्या पूछी जाए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आता है तो आप आगे और भी क्वेश्चन ऐसे कर पाएंगे कि किस तरह से हम संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें 1728 का और k का एलसीएम दिया हुआ है, कितना 5184। अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 1728 का, 1728 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, इसका मतलब 2 की पावर तो 6 आएगी और 3 की पावर 3 आएगी। ठीक है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू 3 ही तो होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 3 ही होता है 12। ठीक है, तो उसकी पावर 3 और करेंगे तो ये इसके फैक्टर आएंगे, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 5184 के फैक्टर करेंगे, 5184 के अगर आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे हम करके देख लेते हैं। इधर 5184 तो 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा करते ही आपको पता लग गया भाई 1296 आ गया। 1296 जो होता है वो होता है आपका 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर मतलब 36 खुद 6 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, मैं सीधा ही लिख देता हूँ अब 36 और 36 ये ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। तो 2 की पावर 2 तो ये हो गई, अब इसमें 2 की पावर 2 और आएगी, इसमें भी 2 की पावर 2 और आएगी, तो 2 2 4 और 2 6, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 और 3 की पावर देखो कितनी आएगी, यहाँ 2 आएगी, यहाँ भी 2 आएगी, 3 की पावर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और एक संख्या जो k थी वो हमें पता नहीं है कितनी है, तो इन दोनों संख्याओं का फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन, ये हमने इनका प्राइम फैक्टर में इनको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। मुझे ये दिख रहा है कि भाई जो इनका एलसीएम है 5184, उसके अंदर जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 की पावर 6 आ रहा है और 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो k की वैल्यू मैं कैसे बना सकता हूं देखो। ठीक है, 2 की पावर 6 हाईएस्ट पावर हम एलसीएम के अंदर रखते हैं, तो आप बताइए कि ये हाईएस्ट पावर यहां से आई होगी 1728 में से। ठीक है, तो क्या k के अंदर ये होना जरूरी है? k के अंदर ये नहीं हो तो भी चल जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए हम ऐसे ही तो कर रहे हैं ना, k जो है उसके अंदर 2 की पावर और 3 की पावर हम क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर 2 की पावर 6 आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है, इसका मतलब जो पहली संख्या थी उसके अंदर 2 की पावर 6, 2 की पावर क्या क्या हम रख सकते हैं, तो हम 2 की पावर 0 रख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 रख सकते हैं, 2 की पावर 2 रख सकते हैं, 2 की पावर 3 रख सकते हैं, 2 की पावर 6 रख सकते हैं, 2 की पावर 7 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ 2 की पावर 7 रख दिया, आप ध्यान से देखिए यहाँ 2 की पावर 7 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम है उसके अंदर 2 की पावर 7 आना चाहिए था, क्योंकि बड़ी पावर कॉमन आती है ना। तो 2 की पावर 6 अगर आया, इसका मतलब दोनों में या तो 2 की पावर 6 यहाँ से लिया या यहाँ से लिया, या दोनों में हो सकता है 2 की पावर 6 हो, लेकिन 7 नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 तो चलेगा ना, क्योंकि अभी भी दोनों में यही बड़ा है, तो ये इसमें आ जाएगा। 2 की पावर 2 भी चलेगा क्योंकि अभी भी 6 बड़ा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 से लेकर 6 तक हम रख सकते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है k के अंदर। अच्छा, 3 की पावर जो है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जबकि एलसीएम में कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, सॉरी 3 की पावर 4 आ रही है। एलसीएम में कितनी आ रही है, 3 की पावर 4 आ रही है। तो आप बताइए कि यहाँ से 3 की पावर 3 है, अगर ये हाईएस्ट होता तो यहाँ 3 की पावर 3 होता, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो 3 की पावर 4 है। ये जो 3 की पावर 4 जो आई है, ये कहाँ से आई है, ये k के अंदर से आई है। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है तो इसमें तो 3 की पावर 4 मौजूद ही नहीं है, तो फिर यहां से यही होगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 3 की पावर 4 जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि नीचे वाले में नहीं है तो इसके अंदर होना जरूरी है। अब बताइए क्या 3 की पावर 4 के अलावा जैसे 3 का क्यूब हो सकता है क्या, यहाँ पे 3 का क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का क्यूब यहाँ है, 3 का क्यूब भी अगर यहाँ पे हो तो फिर 3 की पावर 4 कैसे कॉमन आया, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4 कैसे हो सकती है फिर, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से छोटा नहीं हो सकता है। क्या 4 से बड़ा हो सकता है? जैसे 3 की पावर 5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 की पावर 5 अगर होता तो फिर यहाँ 3 की पावर 5 आना चाहिए था, बड़ी पावर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में 3 की पावर रखने की एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है? 3 की पावर 4 ही होना चाहिए। तो अगर हम जैसे फैक्टर में हमने किया था कि टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो देखिए टोटल संख्याएं कैसे बन सकती है, ये इससे गुणा हो सकता है, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4, ये k का मान हो सकता है। ठीक है, k का दूसरा मान जो हो सकता है वो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है। फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 भी हो सकता है, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 4 भी हो सकता है, और ये 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। इस तरीके से इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आप या तो ऐसे गिन ले, लेकिन ऐसे गिनना अगर आसान नहीं है तो आप डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। ये कितनी वैल्यू है? 7। ये कितनी है? 1। गुणा कर देंगे तो कितने वैल्यू पॉसिबल है? जितनी इधर पॉसिबल है पावर, जितनी इधर पॉसिबल है गुणा कर दो, क्योंकि बीच में गुणा हो रहा है, तो गुणा कर देंगे तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 7 आंसर इसके हो सकते हैं k की वैल्यू के। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिया हमने, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यदि 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 और x का एलसीएम 24 की पावर 24 है, तो x के सभी संभव मानों की संख्या ज्ञात करें, यानी x के कितनी टोटल वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिए 12 की पावर 24। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 48 और 3 की पावर 24, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। ऐसे ही 16 की पावर 48, 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, तो 18 गुणा 4 72, यानी 2 की पावर 72। ऐसे ही x, तो x के तो दिए नहीं है वैल्यू, ये तो हमें पूछा है। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम की वैल्यू देख लेते हैं। एलसीएम है 24 की पावर 24, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 72 इंटू 3 की पावर 24। ठीक है, 24 के प्राइम फैक्टर 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 72 और 24 की पावर 1 बन जाएगा। अब बताइए x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं? x बनाने की ट्राई करते हैं। तो मुझे दिख रहा है एलसीएम में बेस में 2 और 3 आ रहा है, इसका मतलब तीनों संख्याओं में 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर कुछ और होता, 5 होता, 7 होता, तो वो एलसीएम में जरूर आता। ठीक है, तो एलसीएम में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 और 3 ही है केवल x के अंदर, है ना। ठीक है, अब 2 की पावर में क्या ले सकता हूँ? यहाँ क्या आ रही है? 2 की पावर 72, तो यहाँ से आई होगी। अगर यहाँ पे 2 की पावर नहीं ले तो भी चलेगा, और 72 तक कुछ भी ले ले तो भी चलेगा, तो भी हाईएस्ट पावर क्या बनी रहेगी? 2 की पावर 72 ही बना रहेगा ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 से लेकर कहाँ तक ले सकते हैं? 72 तक ले सकते हैं। इतनी कंडीशन पॉसिबल है। अच्छा, 3 की पावर 24 की बात करूं, यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 से 24 तक कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 की पावर 24 ही बना रहेगा हाईएस्ट। इसका मतलब 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर कहाँ तक ले सकते हैं? 24 तक। यहाँ से कितनी वैल्यू बनी? 72 और 1 73 हो गई ना, और यहाँ से कितनी बनी? 24 और 1 25, तो यह आ जाएगा 25 गुणा 3 75 हो गया, 25 गुणा 7 175 और 5 180। ठीक है, 73 इंटू 25 कर देंगे, तो 1825 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। देखिए 25 गुणा 3 मल्टीप्लीकेशन देख लो एक बार। ठीक है, तो 1825 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का सेकंड मेथड आपका डिवीजन मेथड या भाग विधि। ठीक है, भाग विधि क्या है कि आपको अलग अलग फैक्टर करके नहीं निकालने पड़ते, आप एक साथ ही कॉमन फैक्टर डायरेक्टली एक बार में ही निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो 3 संख्याएं ली थी वही ले रहा हूं मैं, 24, 30 एंड 36। इनका आपको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि भी तीनों के अंदर किसी में भी एक में, किसी एक में भी लग सकता है, दोनों में भी लग सकता है, तीनों में भी लग सकता है। क्या 2 का भाग लग रहा है? क्या 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है, तो 2 से चेक करेंगे। तो 2 से अगर लग रहा है, जिसमें लग रहा है उसमें लगा दो, नहीं लग रहा है तो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अभी भी 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 का भाग लग सकता है, 15 में नहीं लगेगा तो 15 में देना भी नहीं है, जिसमें नहीं लगे उसमें नहीं देना है। अगर 6 की बात करें तो 6 में अभी भी 2 का भाग लग रहा है, इन दोनों में नहीं लग रहा है,
ठीक है, तो इनको एज इट इज रख लेंगे। अब 2 का किसी में भी नहीं लग रहा है तो अब 3 का दीजिए। ठीक है, 3 का भाग देंगे। अभी भी 3 का भाग एक संख्या में और लग रहा है, इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, तो अब 5 का दीजिए। 5 का देंगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एलसीएम आया है वो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये 8 गुणा 5 40 और 40 गुणा 9 तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो यही 360 पहले आया था। ठीक है, पहले वाले में हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग फैक्टर करके कॉमन लेना पड़ा। इसमें क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो अपने आप ही कॉमन निकल के आ जाती है। जब आप एक साथ लेके करेंगे तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो अपने आप ही आपके कॉमन आ जाएगी। 3 का स्क्वायर अपने आप इधर कॉमन आ जाएगा और 5 भी इधर कॉमन आ जाएगा। तो आपको अलग अलग करके कॉमन लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास भी ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगा। अब देखिए आपका दिमाग कितना चलता है उस पर भी डिपेंड करता है क्वेश्चन, कि आप एलसीएम कितना फास्ट निकाल पा रहे हैं। आपको फैक्टर जो है वो आप माइंड में कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर पा रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि भाई 60, मान लीजिए 60 हो गया, 72 हो गया और मान लीजिए 96 हो गया। आपसे पूछा जाए कि इनका बताइए एलसीएम कितना आएगा, तो एक तो आप इसका पूरा मेथड लगाएं, दोनों में से जो मैंने बताया वो दोनों में से मेथड लगाएं। एक आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप देखिए भाई इनमें से 12 का भाग इनमें सब में लग रहा है, 12 का सब में लग रहा है, तो आप 12 कॉमन निकाल लें। 12 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, तो आपके लिए एक सुविधा है कि भाई 12 जो है वो सब में आ रहा है, तो 12 एलसीएम में भी आएगा ही आएगा, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है, तो 12 भी आएगा ही आएगा। इसका मतलब एलसीएम के साथ में 12 तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, है ना। अब आपके पास बची हुई संख्या है 5, 6 और 8, इनका एलसीएम देख लीजिए। और 5, 6, 8 का एलसीएम बहुत आसान है देखना। ठीक है, देखिए 8 के अंदर 2 की पावर आपको हाईएस्ट मिलेगी। 8 के अंदर 2 की पावर 3 होती है ना, इसके अंदर तो 1 नहीं होती है, इसके अंदर 2 है नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर तो इसमें से मिलेगी। तो 8 तो एज इट इज आएगा, यानी 8 एज इट इज आएगा एलसीएम में। अगर हम बात करें 6 में से 2 की पावर 1 तो यहाँ से ऑलरेडी आ गया, 2 की पावर 3 तो 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि तो छोटी पावर हो गई। तो 6 के अंदर बचा 3 अभी आया नहीं है, तो 3 और ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और 5 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है जो न इसमें है न इसमें है, तो 5 को अलग से लेना पड़ेगा। इनको गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेके संख्याओं को छोटा कर लें, छोटी होके जो संख्याएं आती है उनका एलसीएम निकाल दो और जो कॉमन है उसको बाहर गुणा कर दो, अपने आप ही आपका आंसर या एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको फटाफट फैक्टर पहचानने आनी चाहिए ना। फैक्टर कैसे, 2 की हाईएस्ट पावर किस में आएगी, तो 8 में आएगी। कितनी आएगी, 3 आएगी, तो 8 लिख लो या 2 का क्यूब लिख लो। अब देखो 3 की हाईएस्ट पावर किस में आएगी, तो इसमें आएगी। कितनी आएगी, 1। इसके अलावा किसी में भी 3 की और कोई पावर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 की पावर यहाँ आएगी 1, 7 की पावर 1 आएगी यहाँ से। ठीक है, 4 आएगा ही नहीं क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो पहले से ही क्यूब आ चुका है, 4 लेने की जरूरत है नहीं। 7 से बड़ा कोई फैक्टर इसमें है नहीं आगे, इसका मतलब इनको गुणा कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे हाईएस्ट पावर अगर आपको फटाफट ढूंढना आता है तो भी आपका एलसीएम थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने कि यदि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम y है तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। आपको आंसर y की टर्म में ही देना है ना, वैसे नहीं कि आप 1 से 20 तक का निकाल के बताएं, ऐसा नहीं है, आपको y की टर्म में ही बताना आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 15 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम जो है वो y है। ठीक है, अच्छा 1 से 15 तक का एलसीएम जो है वो y है, और आपसे पूछा है एलसीएम किसका, 1 से 20 का, तो 16, 17, 18, 19, 20 ये और ऐड हो गई है ना। अब इनका एलसीएम आपको y की टर्म में बताना है। देखिए y जो है वो तो आएगा ही आएगा, मतलब यहां तक का तो जो भी कॉमन आएगा फैक्टर वो क्या बनेंगे, y बनेंगे, उनका गुणा होके। अब आगे आपका अगली टर्म आ रही है 16 में होती है 2 की पावर कितनी,
16 में होती है 2 की पावर 4। क्या इससे पहले कहीं पे भी 2 की पावर 4 आई है क्या? नहीं आई है। 8 आया है, 8 के अंदर 2 का क्यूब होता है, वो हाईएस्ट आया है। ठीक है, इसके बाद में 16 जो होगा उसमें ही 2 की पावर 4 होगा। ठीक है, उससे पहले 2 की पावर 4 किसी में ही नहीं है। मतलब y के अंदर 2 का क्यूब तो है लेकिन एक पावर एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है, तो 2 की पावर 1 और गुणा करना पड़ेगा। भाई 8 तो है y के अंदर, लेकिन 16 के लिए तो एक 2 और चाहिए ना, तो एक 2 और हमें यहाँ से लेना। 3 की अगर बात करूं तो 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो इसमें 1 है, बाकी किसी में 3 की पावर 1 नहीं। क्या पहले 3 की पावर 1 आ चुकी है? आ चुकी है, इसका मतलब 3 लेने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 5 की पावर जो है इनके अंदर, इसके अंदर 1 है, बाकी किसी में ही नहीं है, पहले आ चुका है 5 की पावर 1, वो लेने की जरूरत नहीं है। 7 की बात करें तो 7 इनमें है ही नहीं किसी में, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 8 जो है वो 16 में, 8 लेने की जरूरत नहीं है। 11 पे आते हैं तो 11 भी नहीं है यहाँ पे। अगली अभाज्य संख्या 13 भी नहीं है। उससे अगले अभाज्य संख्या 17, तो 17 आया है। 17 पहले तो आया नहीं होगा किसी में भी, ठीक है, क्योंकि 17 तो अभाज्य संख्या है, तो 17 भी आएगा। उसके बाद में 18 के अंदर देखिए 3 गुणा 18 जो होता है उसके अंदर 2 1 बार है, और 3 जो है वो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर पहले आ चुका है, 2 का पावर 1 भी आ चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है। 19 अभाज्य संख्या वो हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, 20 की बात करें तो 2 का स्क्वायर और 5 होता है उसके अंदर, 2 का स्क्वायर भी आ गया है पहले से और 5 भी आ गया है, इसका मतलब ये नहीं लेना है। इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 गुणा 2 34 और 57 और 7 हो जाएगा 64, तो 646 वाई हो जाएगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो संख्याओं 72, 90 और 108 से पूर्णतः भाज्य। ठीक है, आप क्वेश्चन देखें, सबसे छोटी संख्या जो दी गई 3 संख्याओं से भाज्य है, तो आप समझ पा रहे होंगे मतलब हमें इन तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो वो सबसे छोटी संख्या मिलेगी जिसके अंदर इन तीनों का भाग लग जाएगा पूरा ना, तो इनका एलसीएम निकाल देना आपको। एलसीएम ऑफ 72, 90 एंड 108। ठीक है, देखिए तीनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ सकता है? तो 18 का भाग लग रहा है तीनों में, तो 18 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है? एलसीएम निकालना है किसका? 18 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, तो 4 5 6 का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, और उसको 18 से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, तो 4 गुणा 3 12 गुणा 5 60 हो गया, और 60 को गुणा कर देंगे 18 से, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1080 होगी। 1080 आपकी वो संख्या हो जाएगी जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 25, 35 और 48 का भाग देने पर प्रत्येक बार 13 शेष बचता हो। ठीक है, तो आपको देखिए वह सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें इन तीनों का भाग दें तो हर बार 13 बच जाए, यानी 25 का भाग दें तो भी 13 बचे, 35 का दें तो भी 13 बचे, और 48 का दें तो भी 13 बचे, है ना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वो संख्या निकालो ना जिसके अंदर तीनों का भाग पूरा लगता है। शेष फल को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप वो संख्या निकालिए जिसमें भाग पूरा लगता है ना। तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 25, 35 और 48। तो चलिए मैं इनका एलसीएम निकाल देता हूं 25, 35 का। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 आएगी यहां से। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही आएगी, 5 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 आएगी। ठीक है, तो ये 16 गुणा 25 तो 400 तो ये हो गया, ये 21 गुणा 4 84, 8400 आ रहा है। ठीक है, तो 8400 तो वो संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा लगेगा। हमें वो संख्या नहीं चाहिए जिसमें पूरा लगेगा, हमें वो संख्या चाहिए जिसमें भाग देने पे 13 बच जाए। इसका मतलब अगर इस 8400 के अंदर 13 और होता, ध्यान दीजिए, अगर इसके अंदर 13 और होता तो 25 का भाग इसमें तो पूरा लगता, 13 शेष बचता। अगर 35 का देते तो भी पूरा लगता, 13 शेष बचता। 48 का देते तो भी पूरा भाग लग के 13 शेष बच जाता। तो आपको क्या करना है? +13 कर देना है।
ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा में रख लो, अलग प्लस 13 कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8413। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि सबसे पहले उस संख्या पर पहुंच जाइए जिसके अंदर तीनों का भाग पूरा लगेगा। फिर अगर 13 शेष बचाना है तो 13 जोड़ दो, 15 बचाना 15 जोड़ दो, 100 बचाना है 100 जोड़ दो, 1000 बचाना 1000 जोड़ दो। जो आपको चाहिए वो आप जोड़ सकते हैं और आप संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 25 का भाग देके देखना ऑप्शंस में, या 35 का दे लो, अगर 35 का नहीं देना चाहिए 7 का देकर देख लो। ठीक है, 48 का दे लो, 48 का नहीं देखना चाहिए आप तो 48 को 8 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 3 का दे के देख लो, 8 का दे के देख लो, जिसमें भी आंसर या शेषफल 13 बच जाए आपका, या जिसमें भी भाग जो है भाग देने के बाद में 13 बच जाए, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ इन क्वेश्चन के कि मेथड से कैसे करना है। तो सबसे पहले उस संख्या पर पहुंचिए जिसके अंदर पूरा भाग लगता है, मतलब आपको सबसे पहले एलसीएम पे पहुंचना है। ठीक है, चूंकि सबसे छोटी पूछी है तो एलसीएम को किसी से गुणा नहीं करना है। अगर आपको और कोई पूछे संख्या आगे वाली जाके पूछे तो गुणा करना पड़ता है, वो आगे क्वेश्चंस में जब आएगा मैं बता दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल सबसे छोटी पूछ रहा है तो आपको एलसीएम पे रुक जाना है। एलसीएम सबसे छोटी संख्या हो गई जिसमें इन तीनों का भाग पूरा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बदल दिया, इस बार कह रहा है कि पूरा नहीं लगना चाहिए, 13 बचना चाहिए, तो आप पूरा लगने वाली संख्या में 13 और जोड़ दो, यानी एलसीएम में 13 और जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझते जाइए एक एक क्वेश्चन, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा कि कैसे कैसे हमें करना होता है। ठीक है, चलिए एक और आपके पास क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 48, 56, 45 का भाग दें तो क्रमशः 7, 15 और 4 के आपका शेष बच जाए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए, सबसे छोटी संख्या ही बतानी है जिसमें इन तीनों का भाग देना है और आपको ये शेषफल बचाना है। शेषफल की बात बाद में करेंगे, पहले ये सोचें कि वो संख्या क्या है, वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसके अंदर इन तीनों का भाग पूरा लग जाए। शेषफल की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग लग जाए, मतलब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 48, 56 और 45 का। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आप ध्यान से देखें, 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे आएगी, तो 2 की हाईएस्ट पावर 48 में आएगी कितनी, 4, यानी 16 आएगा ना। ठीक है, उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ आएगी 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसमें 5 की पावर 1 और आएगी और 7 की पावर भी 1 आएगी। 56 के अंदर 7 आएगा और 45 में 5 आएगा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पावर हो गई। आप इनको सोल्व करेंगे तो ये 16 गुणा 5 80 हो गया, ये 63, तो 8 गुणा 3 24 हो जाएगा और 8 गुणा 6 48 और 2 50। ठीक है, 63 को हम गुणा कर देंगे 80 से, तो 8 से 63 को गुणा कर दिया हमने, 8 गुणा 3 24 और 48 और 2 50, 5040 आ जाएगा। लेकिन 5040 तो वो संख्या है ना जिसमें इनका भाग पूरा लग जाएगा। हमें पूरा भाग लगने वाली थोड़े पूछिए, हमें तो पूछे है कि 48 का भाग दें तो 7 बच जाए, 56 का दें तो 15 बच जाए, 45 का दें तो 4 बच जाए, ऐसी संख्या बताओ। तो अब देखिए, अगर मैं पीछे वाले तरीके से करूं कि भाई इसमें तो पूरा भाग लगेगा, मुझे 7 बचाना है और मैं इसमें 7 जोड़ के देखूं, ठीक है, तो ठीक है 48 का भाग यहाँ तक पूरा लग जाएगा और 7 बच जाएगा इसमें, है ना। लेकिन जब आप 56 से करने जाओगे तो 56 का भाग इसमें पूरा लगेगा, फिर 7 ही बच जाएगा, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 56 से कितना बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए। अगर 45 से करें तो यहाँ तक पूरा लगेगा, 7 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 45 से 4 नहीं बच रहा, उससे भी कितना बच रहा है, 7। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब हम ना तो 7 जोड़ सकते हैं, ना 15, ना 4 जोड़ सकते हैं। अगर सेम होता तो जोड़ देते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे पीछे वाले में 13 था हर बार, तो 13 जोड़ दिया तो वो तो हर बार 13 बच रहा था। लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, 48 का भाग देने पे कितना बचा था, 7, 56 का भाग देने पे 15 और 45 का भाग देने पे कितना बचा था, 4। ये आपके पास में 3 संख्याएं थी जिनका भाग दिया, तो ये शेष बचे। क्या ये तीनों भाज्य हैं क्या, भाई हम भाग दे रहे हैं इसका मतलब ये भाज्य है, और ये क्या है, इनके शेषफल है। और भाज्य और शेषफल का जो डिफरेंस होता है
भाज्य और शेषफल का जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव शेषफल होता है ना, नेगेटिव शेषफल में बदल जाता है। ठीक है, तो 48 और 7 का अंतर अगर मैं करूं तो कितना बन रहा है, 41। ठीक है, 56 और 15 का अंतर कितना बन रहा है, 41। 45 और 4 का अंतर कितना बन रहा है, 41। ठीक है, एक्चुअल में मैंने क्या किया है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ध्यान से नोट करेंगे इस चीज को। मैंने क्या किया है, मैं ये कह रहा हूं कि भी कोई भी एक संख्या थी उसमें मुझे 48 का भाग देख के कितना शेषफल बचाना है, 7। ठीक है, और फिर मुझे उसमें 56 का भाग देके कितना बचाना है, तो 15। ऐसे ही 45 का देख के 4 बचा। अब मैंने ये देखा कि यहाँ शेषफल अलग अलग है तो मैं यहाँ नहीं जोड़ पा रहा हूं। मैंने क्या किया, शेषफल को नेगेटिव किया। भाई 48 का भाग देने पे 7 पॉजिटिव शेषफल है, तो अगर मैं नेगेटिव शेषफल की बात करूं तो नेगेटिव शेषफल क्या बना, तो 48 और 7 का अंतर करेंगे तो 41 आया। इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 7 को क्या लिख सकते हैं, -41। जिनको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं समझ में आ रहा है वो ये समझ ले कि भाज्य और शेषफल का जो अंतर होता है वही नेगेटिव शेषफल होता है, माइनस के साथ में लिखना है तो नेगेटिव होगा ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 56 और 15 का अंतर भी कितना, 41, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो -41। मतलब +7 को मैं -41 कन्वर्ट कर सकता हूँ, 15 को भी -41 कर सकता हूँ, ऐसे ही 45 वाले को भी -41 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 था उसको भी -41 कर सकते हैं अगर नेगेटिव में बदले तो। ठीक है, और जो आपका 15 था उसको भी क्या कर सकते हैं, -41 लिख सकते हैं, और जो आपका 4 है उसको भी क्या लिख रहे हैं, -41। क्या शेषफल सेम हो गया क्या? तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की जगह -41 यानी नेगेटिव शेषफल यूज करूं, तीनों पॉजिटिव अलग अलग है लेकिन तीनों का नेगेटिव शेषफल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो अगर मैं नेगेटिव यूज कर लूं यानी -41 यूज कर लूं तो आपका आंसर बन जाएगा 4099। तो आप क्वेश्चन तो वही है बिल्कुल आपका, 16 वही कर रहे हैं। भाई आप प्लस शेषफल करना चाहते थे तो प्लस शेषफल ही कर रहा हूं मैं, लेकिन चूंकि शेषफल मैं माइनस का ले रहा हूं इसलिए -41 हो गया है ना। कर तो मैं प्लस आ ही रहा हूं, देखिए एलसीएम में मैं रिमाइंडर ही जोड़ रहा हूं लेकिन रिमाइंडर जो है वो खुद नेगेटिव हो गया ना 41, इसलिए ये प्लस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया ना। तो -41 हो गया, एक्चुअल में वो जुड़ा नहीं, वो घट गया क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव ले लिया हमने, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्लस के रिमाइंडर अलग अलग हैं तो आप जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि संख्याएं अलग अलग बन जाएंगी। तो आप ये ट्राई करें, ये कोशिश करें कि अगर प्लस को माइनस में बदल दें, मतलब आप अंतर करके देखें, किसी भी भाज्य का और शेषफल का अंतर करके देखें। अगर ये डिफरेंस सेम आ जाता है इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, सेम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर जो वो माइनस हो जाएगा आपका एलसीएम में से और आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप भाग देख के देख लीजिए, देखिए 48 का भाग, 56 का भाग, 45 का भाग, इनमें देख के देखें तो आपके यही रिमाइंडर बचेंगे, 7, 15 और 4, यही आपके रिमाइंडर शेष बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, उन तीनों क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं एक साथ, जो अभी हमने पीछे किए थे। ठीक है, उसमें मैं वैल्यू रख के किया था, उन्हीं को मैंने एक साथ लिखा हुआ है। जो 3 क्वेश्चन हमने लिए थे वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। वह सबसे छोटी संख्या जो XYZ से पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः भाज्य होने का मतलब आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, XYZ का एलसीएम निकालना है, XYZ का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद में वह सबसे छोटी संख्या जिसमें XYZ का भाग देने पर प्रत्येक बार R शेष बचे। तो देखिए जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे XYZ का, आपको वो संख्या मिल गई जिसमें XYZ का पूरा भाग लगेगा, लेकिन चूंकि हमें हर बार R शेष बचाना है तो हम इसमें R ऐड कर देंगे, तो तीनों संख्याओं से भाग देने पर हर बार क्या बचेगा, R शेष बचेगा। अब जो तीसरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो पूरी XYZ से विभाज्य रहेगी, है ना। ये वैल्यू पूरी XYZ से विभाज्य, लेकिन चूंकि R1, R2, R3 जो है वो अलग अलग हैं तो आप यहाँ पे प्लस नहीं कर पाएंगे, तो आपको इनको नेगेटिव शेषफल में बदल के माइनस करना है ना। माइनस नेगेटिव शेषफल करेंगे तो यहाँ पे -D करेंगे हम। यहाँ पे D जो है, मैंने नेगेटिव शेषफल को मैंने D लिखा है, -D लिखा है ना। R की जगह
प्लस आर की जगह उसका नेगेटिव शेषफल है माइनस टी, है ना। जहां पे डी क्या है, डी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, डी जो है आपका वो क्या है, संख्या और उनके, जहां डी बराबर x माइनस R1 मान लो, y माइनस R2 मान लो, या z माइनस R3, क्योंकि मैंने ये बताया था नेगेटिव रिमाइंडर माइनस साइन के साथ लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो नेगेटिव तभी तो होगा ना जब माइनस लगाएंगे, लेकिन वो होता क्या है, वो कोई भी संख्या और उसके शेषफल का जो डिफरेंस होता है वो होता है। तो अगर तीनों का जो डी है यानी जो डिफरेंस है वो सेम आ जाता है, इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ गया, और नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ गया तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यूज कर लीजिए, ताकि तीन अलग अलग संख्याएं ना बने, एक ही संख्या बन जाए और आपका आंसर करेक्ट हो जाए। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू हैं और इनके ये तीन तरह के आंसर है, ये आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट करना आपको पूरा। अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग, एक्चुअल में एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो केवल इस एक पैटर्न पर होते हैं। ये एक संख्या जो होती है ये सब क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकती है। अगर मैं इसको यहाँ पे किसी वैल्यू k से मल्टीप्लाई करके r जोड़ दूं, ठीक है, देखिए क्या होगा, एलसीएम जो है वो तो दी गई संख्याओं से यानी x y z से हमेशा भाज्य होगा ही होगा। अगर मैं उसको किसी कांस्टेंट से गुणा कर लूं तो भी वो हमेशा भाज्य रहेगा, ठीक है। और प्लस आर का मतलब है अगर आपको कुछ शेष बचाना है तो प्लस आर कर दीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो इससे हो ही जाएगा, अगर हर बार सेम शेष है तो आप वो प्लस आर कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो था आपका पहला, जिसमें केवल पूर्णतः भाज्य लिखा है, कोई भी शेषफल नहीं बचा रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है, बस आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, बस आर की जगह क्या आ गया, उसका रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव लिया हमने। वो नेगेटिव इसलिए लेना पड़ा क्योंकि तीन अलग अलग शेषफल हैं, तो फिर हम आर की जगह एक शेषफल क्या रखें, तो सेम बना के देखा तो नेगेटिव जो शेषफल है वो तीनों का सेम आया था, इसलिए हमें आर की जगह उसका नेगेटिव शेषफल लेना पड़ा। बाकी पैटर्न यही है। अब ये के जो है, ये के क्या चीज है, ये के देखिए 1 से लेकर कोई भी क्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, क्योंकि हम एलसीएम का गुणज ढूंढ रहे हैं। के जो है वो 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम का मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप, के की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर हम के की वैल्यू मिनिमम करें तो यहाँ पे 1 हो गया, देखिए ऑटोमेटिक, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, और ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो एक ही याद रखना है, फिर आपको बाकी सारी जो है वो मेथड ध्यान रखने कि हमें क्या पूछा गया और हमें क्या करना है, ठीक है। एलसीएम इंटू के प्लस आर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सारे क्वेश्चन इस एक ही पैटर्न से होते हैं। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर रखिए, यहाँ पे सेम बच रहा है तो डायरेक्ट रख दीजिए, अलग अलग हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के रखिए आप, है ना, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के सेम बना के फिर रखिए। अगर पूरा भाज्य है तो 0 रख दीजिए, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि मिनिमम अगर पूछे तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे भी आप के की वैल्यू निकाल पाएंगे वैसे हम करेंगे। अभी तक हमने के का यूज नहीं किया है क्योंकि हम मिनिमम ही देख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या ही देख रहे हैं। इसका मतलब हम के बराबर 1 ही लेते जा रहे हैं अभी तक, है ना। के को हमने चेंज नहीं किया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम के को चेंज करेंगे, इस के को यूज में लेके आएंगे। अभी तक हमने एलसीएम और आर बस इन्हीं दो को यूज में लिया है, अब हम के को भी यूज में लेके आएंगे, किस तरह से इसका यूज क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। चलिए, हमें पूछा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 60, 84 और 96 से पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है। चलिए हम इसको सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं एलसीएम। और अभाज्य गुणनखंडों की टर्म में निकालना है। अगर आपको पूर्ण वर्ग पूछे या पूर्ण घन पूछे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको हमेशा अभाज्य गुणनखंड ही लिखने, तो मैं अभाज्य गुणनखंड की टर्म में निकाल रहा हूँ। 2 की हाईएस्ट पावर आएगी 96 में, कितनी आएगी 16 इंटू 6 होता है ना, सॉरी 32 गुणा 3 होता है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। 32 गुणा 3 होता है तो 32 का मतलब 2 की हाईएस्ट पावर 5। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 3 की बात करें तो इसमें तो 3 एक बार है, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, इसका मतलब 3 की पावर 1 ही आएगी।
अगर बात करें हम 5 की, तो 5 इसमें और इसमें तो है नहीं, इसमें 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 आएगी। अगर 7 की बात करें तो 7 इसके अंदर है, इसमें और इसमें तो है नहीं, ठीक है, तो 7 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब सारी आ गई, 11 किसी में है नहीं तो आगे वाली कोई भी नंबर नहीं है, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब मुझे ये इसको क्या बनाना है, पूर्णतः भाज्य बनाना है इन तीनों से, तो ये संख्या इन तीनों से पूर्णतः भाज्य, लेकिन मुझे इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग यानी होल स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर में दिखाना है इसको। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या को अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, उस संख्या की पावर जो है, जितने भी अभाज्य जो गुणनखंड है उनकी पावर जो वो सम बना देनी है। यहाँ पे कितनी है, 5, तो मुझे 2 की पावर सम बनाने के लिए कितनी पावर और चाहिए, 1 पावर और चाहिए ताकि 6 हो जाए टोटल। 3 की कितनी है, 1, तो 1 पावर और चाहिए। 5 की भी कितनी है, 1, 7 की भी 1 और चाहिए। तो हमने किया क्या कि 2 की पावर 6 कर दी, 3 की पावर 2 कर दी, 5 की पावर 2 कर दी, 7 की पावर 2 कर दी, मतलब सबकी पावर हमने सम संख्या में कर दी। जो कम हो रही थी, एक एक पावर कम पड़ रही थी, वो हमने एक्स्ट्रा गुणा कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इनको गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया और 7 का स्क्वायर हो गया ना। इसको हम गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 की पावर 6 होता है कितना, 64, 64 गुणा 25 करेंगे तो 25 गुणा 400 हो गया और 25 गुणा 6 तो ये 1600 आएगा, और ये 49 गुणा 9 करेंगे तो 9 गुणा 9 81 हो जाएगा, और 36 और 8 हो जाएगा 44, ये बनेगा ना। 7 5 35 का स्क्वायर हो गया ना, ये 7 गुणा 3 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम और गुणा कर लेंगे तो 16 64 65 हो गया, 64 और 6 70 हो गया, तो 70 56 00 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका पूरा मेथड हो गया, मैंने कंप्लीट मेथड बताया आपको। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम जो है उसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग पूछे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक वीडियो बनाया हमने पीछे, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं संख्या को। तो मुझे जो एक्स्ट्रा गुणा करना था वो मैंने कर दिया, और ये संख्या पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट होके ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर आएगा आपका, है ना। अब इसको आप थोड़ा सा डीपली जाके समझे, ये क्या था भाई, ये क्या था, एलसीएम, एलसीएम था। यहाँ पे जो एलसीएम आया था वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मुझे इसको किसी संख्या से गुणा करना पड़ा। देखो मुझे इसको इससे गुणा करना पड़ा, यहाँ पे ये क्या है एक्चुअल में, ये बात समझ पा रहे हैं, ये एक्चुअल में के है। ठीक है, तो आपको जो के था वो यूज में आ गया, यहाँ पे के कितना है, देखो कितना है, 210, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 210, तो ये के का यूज हो गया यहाँ पे, यानी एलसीएम जो खुद था वो क्या है आपका, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे एलसीएम का एक गुणज ढूंढना पड़ा और उसको मुझे 210 से गुणा करना पड़ा ताकि वो क्या बन जाए, कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब क्योंकि मुझे ये दिया था कि जो संख्या आ रही है पूर्ण वर्ग संख्या वो पूर्णतः भाज्य है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो आर जो है वो 0 है, आर की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, एलसीएम इंटू के और प्लस आर, इसी का ही हमने यूज किया है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे के का हमने यूज करके देख लिया क्वेश्चन में कि के कैसे काम में आता है। ठीक है, ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 45, 63 और 90 से पूर्णतः भाज्य। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखो कि इनका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि तीनों से एक साथ भाग लगने वाली संख्या कौन सी। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 45, 63 और 90।
ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, इसमें 2 की पावर कितनी आएगी, 1 ही आएगी, 2 की पावर 1 आएगा, बस इसमें ही है, 2 और किसी में है नहीं। 3 की पावर अगर देखें तो 9 आ रहा है इसमें, है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 की पावर 1 आ रही है इसमें, और उसके बाद 7 की पावर 1 आ रही है, बाकी इसमें कुछ आ नहीं रहा, 11 वगैरह कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये तो 10 हो ही गया, ये 63, तो ये 630 हो जाएंगे। ठीक है, 630 इसका एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से संख्या जो है वो 5 अंकों की होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब आपको 630 को 5 अंकों में ले जाना पड़ेगा, 630 को 5 अंकों में लेके जाना पड़ेगा, और वो भी सबसे बड़ी संख्या के पास में लेके जाना पड़ेगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो होगी आपकी 9999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब मुझे 630 नहीं चाहिए, मुझे 630 का कोई गुणज चाहिए। समझ पा रहे हैं आप, मुझे 630 का कोई गुणज चाहिए। ठीक है, जिसको मैं 630 को मैं किसी ऐसी संख्या से गुणा करूं ताकि ये 5 अंकों में चली जाए और इसके बिल्कुल पास में चली जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चाहिए, मतलब इसके बिल्कुल पास में चाहिए हमें, है ना, ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग लगे और वो इसके बिल्कुल पास में हो, ऐसी संख्या चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करके मुझे इसके पास लेके जाना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि संख्या जो है वो पूर्णतः भाज्य है, मतलब यहाँ शेषफल का कोई चक्कर नहीं है, शेषफल नहीं बचाना है, मतलब रिमाइंडर की जगह क्या कर देंगे, 0, तो रिमाइंडर की जगह 0 आने वाला है। फिर से देखिए, मैं वही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, तो ये आप लिखो या ना लिखो वो अलग बात है, वही फॉर्मेट है, एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे के क्या होगा, तो के के लिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसको कितने से गुणा करें ताकि ये इसके बिल्कुल पास में पहुंच जाए, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है कि 630 को कितने से गुणा करें कि इसके पास में पहुंच जाए। क्वेश्चन में 630 ही जरूरत, थोड़े संख्या तो कैसी भी आ सकती है एलसीएम में, तो आप कैसे अंदाजा लगाएं, अंदाजा नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। ठीक है, चूंकि मुझे 630 का भाग देना है इसमें, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा 630 को, ना, तो 630 का भाग इसमें मैंने दिया, कितनी बार लगा, 1 बार, 630 का भाग 1 बार लगेगा, कितना बचा, 9, फिर 6, फिर 3, 369 बचा, एक 9 और लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम भाग देंगे तो 6 गुणा 6 36 है, तो 5 बार लगेगा। ठीक है, 5 बार लगेगा, 5 गुणा 0 15, और ये 31, इसको घटाएंगे तो 9, फिर 4, और फिर 5, फिर यहाँ तक 9 आ गया, एक 9 और लिख लीजिए, यहाँ से एक 9 और लिख लिया। इसमें देखेंगे तो 6 गुणा 9 54 होता है, तो 8 बार देख के देखें, इसमें 8 गुणा 3 24 हो जाएगा, और 8 गुणा 6 48, 48 और 2 हो जाएगा 50, तो ये बचेगा आपका 9, 5, 4, 459 बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि भाई 630 को अगर 158 से गुणा कर दिया जाए और उसमें 459 जोड़ दिया जाए तो ये आएगा। ये तो हमने पढ़ा है भाई, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है क्या। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मैं 630 को गुणा कर दूं इससे 158 से, ठीक है, तो ये तो 0 है, इसको मैं हटा देता हूं, ऐसे यहाँ से हटा देता हूँ, ये ऐसे है। इसको मैं अगर इससे गुणा कर दूं तो एक संख्या आएगी जो कि 630 से गुणा में है, तो इसका मतलब इन तीनों से भाज्य होगी और वो इसके बिल्कुल पास में होगी, इसके बिल्कुल पास में होगी, तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों से भाज्य होगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे या तो मैं इनका गुणा कर दूं, ठीक है, या मैं एक तरीका ये भी कह सकता हूं कि भाई जो संख्या आएगी इनको गुणा करने पे जो संख्या आएगी वो 630 गुणा 158, देखो ऐसे ही तो होगा ना, 99 99 9 ऐसे ही होगा। ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है यहाँ 459। अगर इस 459 को इधर ले जाके घटा दें, ठीक है, अगर इसको इधर ले जाके घटा दें
तो इधर यही बचेगा क्या, मतलब वही संख्या बचेगी जो कि हमें आंसर में चाहिए 630 गुणा। तो गुणा क्यों करे इतना बड़ा, जब हमें भी पता है कि इस संख्या में से ये घटा देने पर डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। तो आप गुणा करने ना जाएं, आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं ना। मतलब हमें क्या करना है, 99,999 जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से ये जो शेषफल आया था एलसीएम का भाग देने पर, ये माइनस कर दीजिए। कितना था, 459। इसको माइनस कर दीजिए तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 5, ये 9 तो 99,540। यहाँ पे आंसर यही आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए, 99,540 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ऐसे मत समझे कि ऐसे भी करवा रहे हैं फिर ऐसे भी करवा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं समझना है। आप कॉन्सेप्ट समझे ना, क्वेश्चन को आप डीप में जाइए, बिल्कुल आप गहराई में जाके समझें कि क्या ये कॉन्सेप्ट बदल के ये ऐसे हुआ है क्या। अब रट्टा नहीं मारना है ना कि इसमें से ये घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। इसलिए एलसीएम एचसीएफ समझ में भी नहीं आता बहुत सारे लोगों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इस क्वेश्चन में माइनस करना है शेषफल को, किस में प्लस करना है, और अगर किसी में हमें बड़ी संख्या पूछिए, किसी में छोटी पूछिए, किस में एलसीएम लगाना, किस में एचसीएफ लगाना, कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने का एक ही तरीका, आप डिटेल से समझे, बेसिक चीज से जाके समझे। अगर आपको बेसिक आता है तो बाद में आप जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट तो अपने आप ही बन जाएगा। आपको सीधा पता लग रहा है इस क्वेश्चन में कि एलसीएम निकाल के इसमें भाग दे के जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना कि कुछ इस तरीके से हुआ है। ठीक है, इस 630 का भाग दिया हमने, के की वैल्यू में नहीं पता लगी, इसलिए मुझे भाग देना पड़ा और मुझे ये के निकालना पड़ा। ये जो है ये के है आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एलसीएम लेना है। जैसे 630 आया, एलसीएम का सबसे बड़ी संख्या जो भी पूछी है उसमें भाग देके शेषफल निकाल लो, और क्या करना है, इसमें से ये शेषफल माइनस कर देना है, इसमें से ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। आप एलसीएम निकाल के सबसे बड़ी संख्या जो भी उसमें भाग दो, शेषफल निकालो, इस संख्या में से ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद करें जिसमें 36, 48, 54, 60 और 90 का भाग देने पर प्रत्येक बार 10 शेष बचता है। तो मुझे ये देखना है कि पहले तो वो संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या क्या है वो जिसके अंदर इनका भाग पूरा लग जाए। मतलब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, 54, 60 और 90, मुझे इनका एलसीएम चाहिए। क्या आएगा एलसीएम, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 आएगी, 3 की हाईएस्ट पावर 3 आएगी, 5 की हाईएस्ट पावर 1 आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 5 80, और तो ये 2160 आएगा। ठीक है, 2160 इसका एलसीएम आ रहा है। मतलब ये वो पहली संख्या है जिसमें इन 500 का भाग पूरा लग जाएगा, लेकिन मुझे तो संख्या चाहिए 6 अंकों में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं मेथड सीख चुके हैं हम पहले, तो मेथड सीख चुके हैं तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अभी क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास में जाना है। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें हम 2160 का भाग दे देंगे, 2160 का भाग दे देंगे। इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 गुणा 6 24 हो गया, और 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। ये 9 बचेगा, 5 3 1, एक 9 लिख लेंगे। ठीक है, इसको 6 से देख लेंगे तो 6 36 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, और ये 12 हो गया। ठीक है, ये 9 बचा, ये 3, ये 6 बचेगा, एक 9 और बचा वो और लिख लिया। इसमें भाग देंगे तो ये 3 बार तो नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा। 2 गुणा 6 12, 42 और एक 43। ये बचा आपका 9 7 0
और 2। ठीक है, ये आपके पास में बचा, आपने इसमें भाग दिया, ये शेष बचा। तो मेथड क्या था, या तो इन दोनों को गुणा करके बता दो, और इनको गुणा नहीं करना चाहते इतना बड़ा गुणा, तो इसमें से इसको घटा के बता दो। तो मैं घटा ही देता हूं सीधा। इसका मतलब जो हमें संख्या चाहिए, जो अपना रिक्वायर्ड नंबर है, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी 99 में से शेषफल को माइनस कर देंगे, 2079 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 9 - 9 0, 9 - 9 7 2 हो जाएगा, और उसके बाद में 9 ही आ जाएगा ये, फिर ये 7 हो जाएगा, उसके बाद में 2 बार 9 आ जाएगा। ये वो संख्या होगी, ठीक है, जिसके अंदर इनका भाग पूरा लगेगा। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वो संख्या नहीं चाहिए जिसमें पूरा भाग लगे, हमें क्या चाहिए, वो संख्या चाहिए जिसमें क्या हो, 10 शेष बचे। तो 10 शेष बचे, तो इसका मतलब हमें इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 10 और मिला दीजिए, प्लस 10 कर लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 997930। ठीक है, ठीक है, आप इसको एक साथ ही लिख लीजिए। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 999999 माइनस शेषफल निकालेंगे 2079, ये माइनस क्या, तो ये तो वो संख्या हो गई जिसके अंदर पूरा भाग लगेगा इनका सबका, है ना। ये तो पूरा भाग लगने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई, लेकिन हमें 10 शेष भी तो बचाना है। तो 10 शेष बचाना है, इसका मतलब प्लस का 10 कर देंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 997, फिर ये आ जाएगा 30। ये आपका आंसर हो जाएगा 997930। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है वो बता देता हूं क्या होती है। मिस्टेक ये होती है कि ये निकाल लिया आपने, ठीक है, ये निकाल लिया एलसीएम, ये निकाल लिया यहां से, ये निकाल के ये जो 10 आता है, ठीक है, इसको कई बार क्या करते हैं, ये बाद में जोड़ना होता है वैसे तो हमें, क्योंकि हमें पहले उस संख्या तक पहुंचना होता है जो पूरी भाज्य हो, इन सबसे पूरी भाज्य हो, पहले वहां तक पहुंचे। तो ये तो पहले हमें पहले करना पड़ेगा, और शेषफल बाद में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि रटा हुआ मेथड होता है। अगर रटा हुआ है तो आपको याद रहेगा कि समान शेषफल है, मतलब हमें प्लस आर कर देना एलसीएम में। तो कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे प्लस आर कर देते हैं। अब यहाँ प्लस आर कर देंगे तो आप 2170 कर देंगे, और 2170 को फिर आप भाग देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 जो था ना 10, उस 10 को भी 462 से गुणा कर लिया। सारी बात समझ में, वो 10 भी साथ में गुणा हो गया, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको पहले शेषफल जोड़ने या घटाने नहीं है, चाहे आप जोड़ रहे हो, चाहे आप नेगेटिव कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव कर रहे हो शेषफल, हमेशा पहले आप उस संख्या पर पहुंचिए जो पूरी भाज्य हो। एलसीएम को गुणा पहले करके पहले उस संख्या पर पहुंचिए जो पूरी भाज्य हो, उसके बाद में जो जोड़ना या घटाना है शेषफल वो बाद में लगाइए। क्या ये जो टर्म है या ये जो आंसर है, ये भी क्या इसी फॉर्म में ही है क्या, एलसीएम इंटू के प्लस आर, इसी फॉर्म में ही है क्या। देखो देखिए, एलसीएम क्या है 2160 इंटू के, क्या यहाँ पे के है 462, के 462 और प्लस 8 10, और ये जो था ना ये था आपका भाजक इंटू भागफल, तो इसको हमने क्या लिख लिया, भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, भाज्य माइनस शेषफल करके प्लस 10, ऐसे ही किया हमने। तो यही फॉर्म जो है वो फिर से एक बार आपको काम में आ रही है। फिलहाल वीडियो काफी लंबा जा रहा है, तो इस वीडियो को मैं एक बार यहीं पे रोक रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए एलसीएम को सेकंड पार्ट और करेंगे एलसीएम का, और एक एक क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। भले ही वो पीछे के सालों में पूछा हुआ है या कुछ आगे कुछ और पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, एक एक क्वेश्चन को हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे सारा ना। भले ही कितनी वीडियो बनाने पड़ जाए, लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके लिए वीडियो से मुझे एक्स्ट्रा 2-4 एक्स्ट्रा बनाने पड़ जाए, में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए पूरा। ठीक है, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। तो ये तो निश्चित ही है कि भाई पहले जो 10 मिनट हैं या 15 मिनट हैं वीडियो के, उसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें रहेंगी, और हो सकता है वो आपको सबको आ रही हूँ।
ठीक है। तो अगर आप पहले 10-15 मिनट देखेंगे फिर आप सोचेंगे भी ये तो बिल्कुल ही सामान्य सा, या ये तो लो लेवल का चल रहा है बिल्कुल, तो फिर आप ऐसे अगर देखेंगे तो फिर आप अच्छे क्वेश्चन जो वो छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए जब तक आप वीडियो के एंड में जाते हैं तब जाके आपको पता लगता है कि क्वेश्चन जो है उनका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप स्टार्टिंग से अगर हाई लेवल से आएंगे तो वो हो सकता है जिनका पढ़ा वो उनको समझ में आ जाए, लेकिन सबको नहीं आएगा ना। जबकि जो वीडियो बनाने का जो अपना जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि हर एक को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा धीरे धीरे स्लो मैं पढ़ाता हूँ और धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ। अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ में फिर से या इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।